जल्द ही ध्रुव ने इंस्ट्रक्शंस में बताए सारे सामान को पैक किया और बाहर आ गया। निश्चित तौर पर ध्रुव ने अपने लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। न जाने अब वो उसे किस तरफ ले जाएगा। फिर ध्रुव अपनी स्कूटी से मोबाइल पर लोकेशन सर्च करता हुआ कुठाल गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मोबाइल पर एड्रेस गायब हो गया। अब ध्रुव के पास किसी से पता पूछने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ध्रुव को एक दूध वाला अपनी साइकिल से जाता हुआ दिखाई दिया। ध्रुव ने उसे रोककर उससे होम स्टे पता पूछा। वो पता सुनते ही दूध वाले ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा और घबराहट के साथ बोला, आपको इस वक्त वहां क्यों जाना है? वहां मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है। ध्रुव ने पूछा, ऐसा क्यों? दूध वाले ने थूक निकलते हुए कहा, लोग कहते हैं कि वहां रात को एक पागल हत्यारा घूमता है और जो भी वहां जाता है वो उसका कत्ल करके उसे रातों रात दीवार में ही दफना देता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो एक भूतिया जगह है, इसलिए उस जगह रात को नहीं जाना चाहिए और वहां कोई रुकता भी नहीं है। ध्रुव ने पूछा, तो क्या उस होम स्टे का मालिक भी वहां नहीं रहता? घबराते हुए दूध वाले ने कहा, देखिए साहब, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने भी बस सुना है। वैसे भी कुठाल गेट की तरफ जो रोड जाती है वो आगे जाकर बंद हो जाती है, फिर आगे 2 किलोमीटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर ध्रुव ने दूध वाले से पता समझ लिया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए ध्रुव सोच रहा था, किसी ने ऐसी जगह पर होम स्टे क्यों बनाया होगा। दूध वाले की बताई हुई जगह पर पहुंचकर ध्रुव ने अपनी स्कूटी को एक पेड़ के नीचे लगाया और पैदल ही आगे बढ़ गया। अब ध्रुव एक संकरी घास फूस वाली सड़क पर चल रहा था। जगह जगह होम स्टे का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे फॉलो करते हुए ध्रुव आधे घंटे में न्यू हाइट्स होम स्टे के गेट पर पहुंच गया। वो उस 3 मंजिला इमारत को देखकर एकदम खामोश था और बिना पलक झपकाए उस भूतिया इमारत को देख रहा था। बाहर की दीवारों का रंग भूरा हो चुका था, शायद कई सालों से इसमें पेंट नहीं हुआ था। लोहे के गेट को जंग खा रहा था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। ये बिल्कुल एक फिल्मी भूतिया बिल्डिंग लग रही थी, जहां चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये नजारा देखकर ध्रुव स्पीचलेस था। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, ये कहां फंस गया मैं। ध्रुव के मन में उथल पुथल बढ़ रही थी और इसी के साथ उसके कदम भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो जंग लगे गेट तक पहुंचा। तभी अचानक एक चेहरे ने उसे गेट की दरार में से झांक कर देखा। अंदर हल्की रोशनी थी। ध्रुव को देखते ही उसने अजीब सी स्माइल की और वहां से अचानक कहीं गायब हो गई। वो एक महिला थी, पर दिखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। ध्रुव ने गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो गेट का हैंडल पकड़ने को हुआ, उसकी नजर हैंडल के साथ फंसाए गए एक कागज पर पड़ी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कागज को खींचा। वो किसी की गुमशुदगी एडवर्टीजमेंट था। उसमें लिखा था, नाम काजल, उम्र 27 साल, कद 5 फुट 4 इंच, पतली, नाक के पास काला तिल। जिस किसी को भी मिले कृपया केतन से संपर्क करें। नीचे केतन नाम के व्यक्ति का पता दिया हुआ था। पता देखकर ध्रुव दंग रह गया। पता ऐसी बिल्डिंग का था। उसने सोचा, ओह गॉड, ये सब क्या है? आज रात न जाने मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। जैसे ही ध्रुव होम स्टे के अंदर दाखिल हुआ, तभी ऊपर के फ्लोर से एक भयानक आवाज आई, तुम कौन हो? ध्रुव ने ऊपर देखा तो दूसरी मंजिल पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। फिर वो आदमी सीढ़ियों से लंगड़ाते हुए नीचे आया। उसे देखते ही ध्रुव ने कहा, क्या आप यहाँ के मालिक हैं? मुझे कमरा चाहिए। होम स्टे के मालिक तरुण ने बेरुखी से पूछा, कितने दिनों के लिए? ध्रुव ने जवाब दिया, बस आज रात के लिए। तरुण ने कहा, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ध्रुव ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। तब तरुण ने कहा, एक रात के 1000 रुपए। ध्रुव ने कहा, ये कुछ
ज्यादा नहीं है? तरुण ने कहा। यहाँ 2 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, और रात में तुम कहां जाओगे? तब ध्रुव ने कहा, ठीक है। उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तरुण ने कहा, पेमेंट के लिए दूसरी मंजिल पर चलो। ध्रुव उसके पीछे ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से गेट के खुलने की आवाज आई और गंदे कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक कागजों का बंडल था। उसे देखते ही होम स्टे के मालिक तरुण के तेवर बदल गए और वो गुस्से से चिल्लाया, केतन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी पत्नी यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, यहाँ मत आया करो। अगर तुमने यहाँ आना बंद नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ आगे जो होगा उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। तरुण की धमकी को अनसुना करते हुए केतन सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी तरुण ने उसे धक्का दे दिया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। केतन दीवार से जा टकराया और उसके हाथ में पकड़ा बंडल नीचे गिर गया। सारे कागज जमीन पर बिखर गए। उसमें से एक कागज ध्रुव के पास आकर गिरा। ध्रुव ने ध्यान से देखा, वो कागज वही एडवर्टीजमेंट थी जो उसने अभी कुछ देर पहले गेट पर देखा था। तभी तरुण ने कहा, इस पर ध्यान मत दो, ये पागल है। जैसे ही तरुण ने पागल शब्द कहा, ध्रुव का माथा ठनका। कहीं ये तो वो कातिल नहीं है जिसकी मुझे तलाश है? ध्रुव ध्यान से उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करने लगा। ध्रुव ने जानबूझकर उसके हाथ में एडवर्टीजमेंट का कागज पकड़ाया जो अभी अभी उसके पांव के पास गिरा था। उसने फुसफुसाकर ध्रुव को थैंक्स कहा। ध्रुव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और तरुण के पीछे दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर बहुत गंदी और सीलन भरी थी। एक अजीब सी गंध हर जगह से आ रही थी। तरुण ध्रुव को कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम तक ले गया और उसे कमरा दिखाकर बोला, आप यहां रह सकते हैं। ध्रुव ने सवाल किया, क्या मुझे पहली या तीसरी मंजिल पर कमरा नहीं मिल सकता? ध्रुव की बात सुनकर तरुण चिढ़ गया और झुंझुलाकर बोला, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैंने कहा ना आप यहां रहेंगे तो यहां रहेंगे, ठीक है ना? फिर तरुण ने चाबियों का गुच्छा ध्रुव को पकड़ाया और कहा, ये लो, इसमें अपने ताले का नंबर ढूंढ लो। ध्रुव ने चाबियों का गुच्छा लिया और तरुण की तरफ हैरान होकर देखा। फिर जैसे ही तरुण वहां से जाने लगा, ध्रुव ने कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा? तरुण ने फिर रूखेपन से जवाब दिया, पानी नहीं है। इतना कहते ही वो बगल वाले कमरे में घुस गया। दरवाजा अभी आधा खुला था। तभी ध्रुव ने देखा एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठा करहा रहा था। ध्रुव ने सोचा, इसका मतलब शायद तरुण मकान मालिक है और इसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी रहता है। ध्रुव और जानने के लिए वहीं खड़ा रहा, पर फिर उसने खुद को समझाया, छोड़ो, अभी आराम कर लेता हूं, 3 घंटों से चल ही रहा हूं। ये सोचकर वो अंदर घुस गया। कमरा पूरी तरह से धूल से भरा था। सीलन की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था काफी टाइम से इस कमरे को खोला नहीं गया था। ध्रुव ने सोचा, ऐसे कमरे में कौन सो सकता है? ध्रुव ने बिस्तर को झाड़ा और अपना बैग बिस्तर पर रख दिया। तभी बगल वाले कमरे से बर्तन फेंकने की आवाज आई। उसके साथ ही तरुण के चिल्लाने की आवाज आई और साथ में बूढ़े के रोने की आवाज भी आने लगी। ध्रुव दीवार के साथ कान लगाकर सुनने लगा। तभी टीवी की आवाज तेज हो गई। उस आवाज में बूढ़े आदमी के रोने की आवाज बंद हो गई। ध्रुव को यह बहुत अजीब लगा। वो उनकी बातें सुनना चाहता था, पर टीवी की आवाज में उन दोनों की आवाजें कहीं दब गई। हार कर ध्रुव ने सोचा, छोड़ो इन्हें, पता नहीं आज की रात क्या होने वाला है। अगर काले फोन ने मुझे इसके लिए चुना है तो यहां कुछ तो है, कुछ तो है भाई। ध्रुव ने चाकू निकाला और उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। उसके पास एक मल्टीपर्पस हथौड़ा था। उसने उसे निकालकर दीवारों को थप थपा कर देखा, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो मन ही मन बोला, मैंने नेट पर पढ़ा था कि यहाँ दीवारों में लाशें छुपाई हुई हैं और वहां खून के धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। ये ख्याल आते ही ध्रुव ने एक दीवार को खरोंच कर देखा, पर कहीं कुछ नहीं था। बस दीवार में लगा सीमेंट भर भरा कर गिर रहा था और सीमेंट के नीचे की परत काली थी, जैसे कि वो जली हुई हो।
ध्रुव बेड पर बैठ गया और अभी तक की घटनाओं की कड़ियों को आपस में जोड़ने लगा। मुझे मकान मालिक ने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया है, इसका मतलब इस मंजिल पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या मुझे तीसरी और पहली मंजिल पर जाकर हत्यारे को ढूंढना होगा? यही करना पड़ेगा। ध्रुव ने हथौड़ा किनारे पर रखा और बाहर जाने के लिए दरवाजे तक गया। अभी उसने दरवाजा थोड़ा सा ही खोला था कि वो हक्का बक्का रह गया। बिल्डिंग का मालिक ठीक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। ध्रुव ने दरवाजा खोला और थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, आप मेरे दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? ध्रुव नाराज तो था ही, साथ ही साथ वो अंदर ही अंदर डरा हुआ भी था। तभी तरुण ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम प्यासे हो। ध्रुव को यह आदमी ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी उसने धन्यवाद कहा और पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में आ गया। पीछे से चेतावनी के अंदाज में तरुण बोला, जल्दी सो जाओ और इधर उधर मत घूमना। यहाँ ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है, रोशनी भी नहीं है यहाँ ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कहते हुए वो ध्रुव को धमकी दे रहा था। ध्रुव ने दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली। ये आदमी दिखने में जितना अजीब है, बात करने में उससे भी बहुत बुरा है। कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं है? या फिर ध्रुव सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के सीन याद करते हुए सोचने लगा, ये आदमी मकान मालिक है और इसके पास मेरे कमरे की एक और चाबी होगी। यार ध्रुव जरा बच के भाई, ये मकान मालिक सस्पिशियस है। अब इसके बारे में किससे जानकारी हासिल करूं? ध्रुव बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, अभी तक मैं यहाँ 4 लोगों को देख चुका हूँ। सबसे पहले एक अजीब महिला, फिर वो पागल केतन, उसके बाद ये मकान मालिक और अभी एक बूढ़ा। इनमें से केतन ही मुझे ठीक लगा। हालांकि मकान मालिक उसे पागल कह रहा था, पर मुझे लगता है मुझे उससे मकान मालिक के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये सोचकर ध्रुव उठा और बाहर निकल गया और वो पहली मंजिल पर चला गया। वहां आते ही ध्रुव की नजर केतन पर पड़ी, जो सभी दरवाजों के दरारों में लापता लड़की की सूचना वाले पेपर को डालते जा रहा था, बिना ये सोचे कि अंदर कोई रहता भी है या नहीं। ये देखकर ध्रुव को आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, आमतौर पर लापता इंसान के लिए नोटिस ऐसी जगह डाली जाती है जहां आबादी ज्यादा होती है, पर यह आदमी इस जगह पर नोटिस क्यों डाल रहा है? ध्रुव ने थोड़ी हिम्मत की और उसके करीब गया। भाई, मैं लापता लोगों के घर वालों का दर्द समझ सकता हूँ। मेरी मम्मी पापा भी 6 महीने पहले अचानक लापता हो गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं है। ये कहते हुए ध्रुव ने उसका रिएक्शन जानने के लिए उसकी तरफ नजर डाली। केतन ने ध्रुव की तरफ उदास आंखों के साथ देखा और कहा, तुम नहीं समझ सकते और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि कोई मुझे समझेगा। जैसे ही उसने ये कहा, ध्रुव ने इसका फायदा उठाया और अपने फोन में मम्मी पापा का लापता नोटिस उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये मेरे मम्मी पापा हैं, पता नहीं कहाँ हैं। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर भी उदासी के भाव दिख रहे थे। केतन ने ध्रुव की तरफ देखा और बोला, मुझे आपसे सहानुभूति है, पर हम दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। मेरी पत्नी वापस आएगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? मुझे नहीं लगता आप मेरी मदद कर सकते हैं, केतन ने लापरवाही से कहा और अपने कागज संभालने लगा। फिर केतन ने ध्रुव की तरफ अपनेपन से देखा और बोला, मुझे लगता है आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं कहता हूं यहां से जल्दी चले जाओ। ये सुनकर ध्रुव ने हैरानी से कहा, मैं यहाँ रहने का पैसा दे चुका हूँ, यहाँ से जाने का कोई रीजन तो बताइए। ये कहते ही ध्रुव ने उसके चेहरे की तरफ डिटेक्टिव की तरह देखा। केतन बोला, पैसे ज्यादा जरूरी है या आपकी जान? इतना कहकर वो ध्रुव के करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, पहले भी यहाँ हत्या हो चुकी है, सब जानते हैं। उसकी बात सुनते ही ध्रुव को लगा उसका तीर निशाने पर लगा है, इसलिए वो भी फुसफुसाते हुए केतन से बोला, मैंने सुना है ये घर भूतिया है, पर इसके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ये अफवाह ही होगी। केतन ध्रुव के और नजदीक आया और बोला, मैं आपको राज की बात बताता हूँ। पहले इस बिल्डिंग का नाम हिम दर्शन होम स्टे हुआ करता था, पर जब यह हत्याकांड हुआ तो बहुत बवाल हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारा पकड़ा नहीं गया। जिन लोगों की मौत हुई वो यहाँ देर रात आते हैं, इसलिए कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। ये कहते हुए केतन बहुत घबराया हुआ लग रहा था। ध्रुव ने कहा,
कैसी बात करते हैं आप? क्या आप भी भूतों पर विश्वास करते हैं? ध्रुव की बात सुनकर केतन ने कहा, पहले मैं भी नहीं करता था, पर मेरी बीबी यहाँ आई और गायब हो गई। ये कहते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। ध्रुव ने तुरंत पूछा, आपकी पत्नी यहाँ क्यों आई थी? ध्रुव को लगा शायद उसे कोई सुराग मिलेगा। केतन ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर ध्रुव की तरफ झुकते हुए बोला, मैं तो इस जगह को जानता ही नहीं था, पर जब मेरी बीबी गायब हुई तो पुलिस ने मुझे बताया कि उन्हें शक है कि वो यहाँ आई थी और यहीं गायब हो गई। तो मैं अब उसे ढूंढने और कहां जाऊं? उसकी बातों ने ध्रुव की एक्साइटमेंट बढ़ा दी। ध्रुव ने पूछा, तो क्या आपको यहाँ कोई सुराग मिला? केतन ने अपना चेहरा खुजलाते हुए अपना मोबाइल निकाला और उसे ध्रुव को दिखाते हुए बोला, मुझे लगता है किसी ने यहाँ उसका किडनैप किया है। तब ध्रुव बोला, भाई गायब होना और किडनैप होना दो अलग अलग बातें हैं। तभी केतन ने ध्रुव को चुप रहने का इशारा किया। उसकी तरफ झुककर मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज दिखाते हुए कहा, ये देखो, देख रहे हैं ना, ये मेरी बीबी का टेक्स्ट मैसेज। ध्रुव ने टेक्स्ट मैसेज पढ़ा। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे बचा लो। उससे भी अजीब बात ये थी कि मैसेज एक दिन पहले 2 बजे सुबह भेजा गया था। ध्रुव शॉक्ड था। वो सोचने लगा, ओ गॉड, आई एम स्टक इन हेल। इतना कहकर वो ध्रुव के करीब आया।